Presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वाराणसी अदालत ने राहुल गांधी को नई दी राहत। राम बयान मामले में एफआईआर पर नए सिरे से सुनवाई का आदेश। केरल हाईकोर्ट ने 2023 हमले में पूर्व सीएम विजयन के 5 सुरक्षा अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी। कहा, हिरासत जरूरी नहीं, जांच में सहयोग, गवाहों को न डराने का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगा साजिश केस में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर पुलिस से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। घरेलू हिंसा मामले में द्वारका कोर्ट ने सपना चौधरी को पति से सुरक्षा देते हुए अंतरिम राहत दी। अगली सुनवाई 25 जुलाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और कोर्ट राउंडअप में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंडअप में अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे, जहां केरल कोर्ट ने दिसंबर 2023 में नवा केरल सदस्य आउटरीच कार्यक्रम के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सुरक्षा दल के 5 अधिकारियों को अग्रिम जमानत दे दी। अलापुझा सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने साइजू वीके और अन्य बनाम अजय जुएल कुरियाकोस व अन्य और संबंधित मामले में यह आदेश सुनाया। अधिकारियों पर आरोप है कि 15 दिसंबर 2023 को अलापुझा के जनरल हॉस्पिटल जंक्शन के पास तत्कालीन मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान उन्होंने 2 प्रदर्शनकारियों पर लाठी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपित सुरक्षा अधिकारियों की हिरासत में पूछताछ अनिवार्य थी और उचित शर्तें लगाकर उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा दावा की गई उपस्थिति की आवश्यकता उचित शर्तें लगाकर पूरी की जा सकती है और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से पहले जमानत पाने के हकदार हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मामला दिसंबर 2023 में तत्कालीन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार द्वारा आयोजित नवा केरल सदस्य कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जब विशेष रूप से तैयार की गई केएसआरटीसी बस में तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अस्पताल जंक्शन से गुजर रहे थे। तब यूथ कांग्रेस और केएसयू कार्यकर्ताओं अजय जुएल कुरियाकोस और थॉमस एडी ने विरोध में नारे लगाए। मौके पर तैनात स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोककर सड़क किनारे कर दिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम के सदस्य कथित तौर पर वाहन से उतरे और लाठियों से प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत दायर की। मजिस्ट्रेट के निर्देश पर अलापुझा साउथ पुलिस ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया और शुरुआत में जमानती धाराएं लगाईं। बाद में जिला अपराध शाखा ने रिपोर्ट दी कि सुरक्षा अधिकारियों ने अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए काम किया, लेकिन शिकायतकर्ता ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी और आगे जांच का आदेश हासिल कर लिया। सरकार बदलने के बाद 21 मई 2026 को विशेष जांच दल का गठन किया गया ताकि मामले की आगे जांच हो सके। एसआईटी ने 3 और अधिकारियों को आरोपी बनाया और भारतीय दंड संहिता की धारा 308 यानी कि गैर इरादतन हत्या का प्रयास जोड़ा, जो इस मामले की एकमात्र गैर जमानती धारा है। अग्रिम जमानत मांगते हुए आरोपित अधिकारियों ने अदालत में कहा कि वे Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की रक्षा करते हुए केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांचकर्ताओं के साथ हर स्तर पर सहयोग किया है और सरकार बदलने के बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है।
एसआईटी और शिकायतकर्ताओं दोनों ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अदालत ने हालांकि कहा कि धारा 308 आईपीसी की लागूता और हमले के पीछे का इरादा मुकदमे के दौरान तय किया जा सकता है। अदालत ने यह भी देखा कि घटना के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि एक शिकायतकर्ता अब विधानसभा सदस्य है और दूसरा राजनीतिक संगठन का राज्य स्तरीय पदाधिकारी है, जिससे आरोपियों द्वारा गवाहों को डराने की संभावना कम हो गई है। अदालत ने आगे कहा कि आरोपित सुरक्षाकर्मी पहले ही जांचकर्ताओं के सामने पेश हो चुके हैं और मुख्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसलिए अदालत ने आरोपित सुरक्षा अधिकारियों को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी। शर्तों में शामिल है कि उन्हें जब जरूरत हो जांच अधिकारी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा, जांच में सहयोग करना होगा, समय समय पर जांच एजेंसी के सामने हाजिर होना होगा और वे गवाहों को डरा धमका नहीं सकते या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हुसैन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 29 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाशकालीन पीठ ने आज दिल्ली पुलिस को हुसैन की अपील पर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया। इस अपील में 87 दिन की देरी को माफ करने की प्रार्थना भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने हुसैन और कई अन्य लोगों पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आतंकी गतिविधियों और हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के 5 आरोपियों को जमानत दी थी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 29 जनवरी को कड़कड़नुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजाज ने हुसैन और सह आरोपी सलीम मलिक व अथर खान की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। उस समय न्यायाधीश ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसी मामले के 5 अन्य लोगों को जमानत देने के आधार पर वो हुसैन को जमानत नहीं दे सकते। न्यायाधीश बजाज ने हुसैन के मामले में कहा कि एक बार जब अदालत ने प्रारंभिक तौर पर ये राय बना ली है कि उनके खिलाफ मामला बनता है, तो अब कोई अलग राय नहीं बनाई जा सकती। आदेश में कहा गया कि ये 6 आरोपियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जब इस अदालत ने एक बार ये राय बना ली है कि आवेदक हुसैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो पहले के आदेश की समीक्षा कर अब कोई अलग राय नहीं बनाई जा सकती। हुसैन ने अब इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। आज दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपील दाखिल करने में देरी की ओर इशारा किया है। हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मोहन ने देरी स्वीकार की, लेकिन कहा कि ये देरी सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील से जुड़े कुछ बड़े मुद्दों के कारण हुई। गौरतलब है कि 22 मई को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पहले फैसले की शुद्धता पर उठाए गए कानूनी सवालों को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। अगली खबर का रुख करेंगे। ब्रिटेन की हार्टफोर्डशायर पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम पटेल के परिवार को लंदन में सुरक्षा दी है, क्योंकि उनके परिवार के एक सदस्य पर हमला हुआ था। न्यायमूर्ति पटेल और उनके परिवार को दी गई धमकियों के साथ हमले की जांच चल रही है और तब तक परिवार के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि हार्टफोर्डशायर के आपराधिक जांच विभाग के जासूस साउथ में रह रहे एक परिवार से जुड़ी कई घटनाओं की जांच कर रहे हैं। इसमें अगस्त 2025 में दर्ज चोरी की कोशिश और धमकी भरा संदेश, अप्रैल 2026 में दर्ज हमला और जून 2026 में फिर धमकी भरा संदेश शामिल है। जांच के हिस्से के रूप में परिवार को सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। जांच जारी रहने के कारण पुलिस ने अभी और विवरण देने से मना कर दिया है। ये घटनाएं न्यायमूर्ति पटेल और उनके परिवार को अप्रैल 2024 में दाऊदी बोरा समुदाय के नेतृत्व विवाद पर दिए गए फैसले के बाद से झेल रही लगातार धमकियों और हिंसा से जुड़ी है। 9 साल की सुनवाई के बाद दिए गए उस फैसले में न्यायमूर्ति पटेल ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को दाऊदी बोरा समुदाय का 53वां प्रमुख और मौजूदा नेता माना था। उन्होंने ताहिर फकरुद्दीन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को सैयदान नियुक्त किए जाने का दावा किया था। ये फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील लंबित है।
हालांकि ब्रिटेन में रह रही न्यायमूर्ति पटेल की बेटी को कई धमकी भरे पत्र मिले, जिनमें एक पत्र में परिवार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट की चेतावनी थी और उसके साथ एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस भी भेजा गया था, जो अब हर्टफोर्डशायर पुलिस के पास है। उन पर एक नकाबपोश व्यक्ति ने हमला भी किया, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। इन घटनाओं से मुंबई के कानूनी जगत में चिंता फैल गई। 8 जून को बॉम्बे बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति पटेल और उनके परिवार को दी गई धमकियों और हमलों की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया और इसे न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन पर हमला बताया। एसोसिएशन ने शीघ्र और पूरी जांच की मांग की और विदेश मंत्रालय से ब्रिटेन के अधिकारियों से संपर्क कर न्यायमूर्ति पटेल के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्ताल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की पीठ ने उपेंद्र खरे बना मध्य प्रदेश राज्य आपराधिक अपील सुनी। उपेंद्र खरे ने सेशन कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हत्या के दोष सिद्धि फैसले को चुनौती दी थी। मुख्य मुद्दा ये है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत आरोपी के खुलासे पर हुई बरामदगी जब गवाह मुकर गए हों, क्यों भरोसेमंद है, क्या भरोसेमंद है। केस बैकग्राउंडर यह है कि अभियोजन के अनुसार उपेंद्र खरे अन्य आरोपियों के साथ घर में घुसा, कट्टे कारतूस गुप्ती लेकर आया और मृतकों को कैलमपोज इंजेक्शन देकर धारदार हथियार से मार डाला। जांच में खून से सने कपड़े, बेडशीट, खाली इंजेक्शन की शीशी बरामद हुई है। पोस्टमार्टम में तेज हथियार से चोट और शरीर में कैलमपोज के अंश मिले हैं। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दोष सिद्धि बरकरार रखी है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पंच गवाह के मुकरने मात्र से बरामदगी सबूत खारिज नहीं होती। धारा 27 के तहत बरामदगी विवेचक की गवाही और अन्य पुष्टि करने वाले सबूतों से साबित हो सकती है। रमेश भाई, मोहन भाई कोली और मल्लिकार्जुन फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने माना कि पंच गवाह की दुश्मनी अकेले बरामदगी को अविश्वसनीय नहीं बनाती। बरामदगी का सबूत तभी टिकता है जब विवेचक की गवाही विश्वसनीय हो। कोर्ट ने आरोपी के अधिकार और ठोस जांच सबूत के बीच संतुलन रखा और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर प्रिया जस्सी। तो बताइए प्रिया, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? नमस्कार। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेंट उपेंद्र खरे की अपील डिसमिस कर दी और मर्डर कन्विक्शन को अपहोल्ड रखा। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर 5 विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं तो सिर्फ इस वजह से रिकवरी एविडेंस को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंडर एक्यूज के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर हुई रिकवरी को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टेस्टिमनी और अन्य करोबरेटिव एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की एविडेंस रिलायबल और ट्रस्टवर्दी हो तो रिकवरी वैलिड मानी जाएगी, चाहे 5 विटनेसेस सपोर्ट ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने रमेश भाई, मोहन भाई कोली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2011 और मल्लिका अर्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2019 पर रिलायंस रखते हुए कहा कि हॉस्टाइल 5 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन केस को ऑटोमेटिकली वीक नहीं बना देते हैं। इस केस का मेन आउटकम ये है कि क्रिमिनल ट्रायल्स में रिकवरी एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू सिर्फ 5 विटनेसेस पर डिपेंड नहीं करती है। अगर रिकवरी को अन्य क्रेडिबल एविडेंस से प्रूव किया जा सके तो कोर्ट इस पर भरोसा कर सकता है और कन्विक्शन को सस्टेन कर सकता है। कोर्ट से जुड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां द्वारका अदालत ने हाल ही में घरेलू हिंसा के मामले में हरियाणवी गायिका और अभिनेत्री सपना चौधरी को अंतरिम सुरक्षा दी है। द्वारका कोर्ट की महिला अदालत की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि सिंह ने अब सपना चौधरी के पति यशवीर साहू को अगली सुनवाई की तारीख तक किसी भी तरह से उनसे संपर्क करने, उनके घर या कार्यस्थल पर जाने, जिसमें उनकी आगामी फिल्म के प्रीमियर का स्थल भी शामिल है, या किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने से रोक लगा दी है। सपना चौधरी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यशवीर साहू के व्यवहार के कारण उन्हें साझा घर छोड़ना पड़ा और वे अभी दिल्ली के नजफगढ़ में अपने मायके में रह रही हैं। उन्होंने अदालत में एक हलफनामा भी पेश किया, जिसमें पहले उनके साथ हुई कथित घरेलू हिंसा का जिक्र था। साथ में उनके शरीर पर लगी चोटों की प्राथमिक दृष्टया तस्वीरें और आरोपों के समर्थन में ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव भी दी गई थी। उनके वकील ने कहा कि उन्हें आशंका है कि उनके साथ आगे भी घरेलू हिंसा हो सकती है और 10 जून को उनकी फिल्म
मोमाको के प्रीमियर के दौरान यशवीर साहू सार्वजनिक रूप से हंगामा कर सकते हैं। ये दलील दी गई कि यशवीर साहू को अस्थायी सुरक्षा आदेश से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुरंत राहत नहीं दी गई तो सपना चौधरी के साथ गंभीर अन्याय होगा और उनकी सुरक्षा के साथ पेशेवर जिम्मेदारियां भी प्रभावित होंगी। रिकॉर्ड पर रखी सामग्री को देखते हुए अदालत ने सपना चौधरी को अंतरिम सुरक्षा देने के पर्याप्त आधार माने। अदालत ने आदेश दिया कि प्रतिवादी यशवीर साहू याचिकाकर्ता सपना चौधरी से किसी भी तरह संपर्क नहीं करेंगे। उनके निवास स्थान या काम की जगह अस्थायी या स्थायी, जिसमें ऊपर बताई गई फिल्म के प्रीमियर का स्थान भी शामिल है, वहां नहीं जाएंगे और अगली सुनवाई की तारीख तक कोई घरेलू हिंसा का कृत्य नहीं करेंगे। अदालत ने संबंधित संरक्षण अधिकारी और स्थानीय थानाध्यक्ष को अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर सपना चौधरी को सहायता और सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया। आदेश में यह भी दर्ज है कि सपना चौधरी के वकील ने अदालत को बताया कि वह यशवीर साहू की कानूनी पत्नी है और उनके 2 नाबालिग बच्चे हैं जो अभी पति की कस्टडी में हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि अभी विवाह को प्राथमिक दृष्टया साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। इसके बाद सपना चौधरी के वकील के आश्वासन पर कि अगली सुनवाई की तारीख पर सहायक दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखे जाएंगे, ऐसा कहा गया है। अदालत ने यशवीर साहू को समन जारी करना उचित समझा है और मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय कर दी गई है। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर की अदालत ने स्वयंभू बाबा सीताराम दास को मंदिर में गलत हिंदू रीति रिवाज का आरोप लगाकर दायर फर्जी शिकायत के लिए 49,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। बाबा ने मुआवजा जमा नहीं किया और 5 जून की सुनवाई से भी अनुपस्थित रहे, जिससे नाराज अदालत ने 8 जून को उन्हें 30 दिन की साधारण कैद और जिला जेल उधमपुर में रखने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि मुआवजा जमा करने पर जेल से बच सकता है। राजस्थान के बाबा ने शिकायत में कहा था कि मंदिर में शिवलिंग और मूर्तियां गलत तरीके से स्थापित हैं। एक पेड़ के नीचे 2 शिवलिंग नहीं हो सकते और अनुष्ठान गलत हुए। उसने वेतन न मिलने का भी दावा किया। अदालत ने पाया कि 2017 की घटना पर 2026 में दायर शिकायत समय सीमा से बाहर थी। अदालत ने माना कि बाबा अपनी निजी धार्मिक व्याख्या दूसरों पर थोपना चाहता था। रीति रिवाज का अलग तरीका अपनाना अपराध नहीं है और आपराधिक कानून धार्मिक मान्यताओं को लागू करने का जरिया नहीं बन सकता जब तक धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का इरादा न हो। अदालत ने इसे वेतन विवाद सुलझाने के लिए दबाव बनाने का हथकंडा कहा और शिकायत को झूठी, तुच्छ, परेशान करने वाली माना। 7 मंदिर समिति सदस्यों को 7,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश हुआ। बाबा ने खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताया, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं कि फर्जी मुकदमों से बचाया जाए। संविधान हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने की आजादी देता है। मुआवजा न देने पर बीएनएस की धारा 273 के तहत 30 दिन की कैद और गिरफ्तारी वारंटी उनके खिलाफ जारी हुआ है। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर, वाराणसी की विशेष सांसद विधायक अदालत ने 2025 में मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार किया गया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका के ब्राउन विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान भगवान राम को पौराणिक और काल्पनिक पात्र कहा था। अदालत ने मामला मजिस्ट्रेट अदालत को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया है। एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल गांधी के बयान से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जून 2025 में मजिस्ट्रेट अदालत ने एफआईआर का अनुरोध खारिज कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता ने विशेष सांसद विधायक अदालत में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया और अब पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश टिक नहीं सकता और शिकायत पर गुण दोष के आधार पर फिर से विचार किया जाए। अदालत ने इस स्तर पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि मजिस्ट्रेट अदालत को मामले की फिर से सुनवाई कर कानून के अनुसार निर्णय लेने को कहा है। पूरा विवाद अमेरिका में ब्राउन विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भगवान राम को पौराणिक पात्र बताया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि ये बयान हिंदू आस्था के खिलाफ है और आपराधिक कार्रवाई बनती है। ये थी कोर्ट से जुड़ी खबरें।
तो अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कैसे शुरू होती है। क्या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन लॉ कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पर आरोप उसके ऑफिशियल ड्यूटी से जज काम को लेकर है, तो जनरली कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से पहले गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत पड़ सकती है। यह प्रोटेक्शन अब सेक्शन 218 BNS 2023 में दी गई है, जो पहले सेक्शन 197 CRPC में थी। लेकिन अगर आरोप ब्राइबरी, करप्शन, फॉर्जरी, एम्बेल्समेंट या किसी पर्सनल क्रिमिनल एक्ट का हो, तो ऐसे ऑफेंसेस को ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना जाता। रीसेंट जजमेंट समेंद्रनाथ कुंदू वर्सेस साधना दास 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कॉग्निजेंस वैलिडली लिया गया था, तो बाद में आई नोटिफिकेशंस के बेसिस पर प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। इसी तरह सुनीता टोटेजा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि लॉ में डीम सैंक्शन जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां सैंक्शन मैंडेटरी है, वहां उसके बिना प्रोसिक्यूशन आगे नहीं बढ़ा सकता। डू फॉलो फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.